Hello everyone and welcome back to Join MNS Academy. Chapter for today is Biotechnology Principle and Processes. तो ये चैप्टर है क्लास 12th का। तो आज हम इसको करेंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हम हमारे जीन को चेंज कर सकते हैं, उसमें न्यू चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई पार्ट अगर है हमें रिमूव करना तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब देख सकते हो डायग्राम में। यहाँ पे क्या ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड ये जो पर्सन है ये इसको स्टडी कर रहा है। अब ये इसको स्टडी करके यहाँ से उसको मान लो ये पार्ट जितना मैंने मार्क किया इतना पार्ट वो चाहता है कि रिमूव कर सके और वहाँ से कोई न्यू जीन ऐड कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टडीज़ होती है और इस प्रोसेस को हम कैसे कंप्लीट करते हैं उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो वही सब हम इस चैप्टर में करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। Biotechnology deals with the techniques of using living organisms or enzymes from organisms to produce product useful to humans। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एंजाइम से यूज़ करके हमारे लिए या जो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो इंसुलिन होता है, जो लोग पहले, अभी तो इंसुलिन की टैबलेट्स आती है, बट पहले इनिशियली जब डायबिटीज़ को लोगों ने डिस्कवर किया था और ये एंजाइम इंसुलिन कहाँ से आएगा इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, तो हम पिग को यूज़ करते थे टू गेट दैट आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिससे हम लोगों को इंजेक्शन के थ्रू देते थे और ह्यूमंस का में जो डिजीज़ होता था उसको क्योर करते थे। तो हम क्या करें, वहाँ पे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करें टू प्रोड्यूस इंसुलिन जो रिक्वायर्ड है ह्यूमन के लिए। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी यही होता है, हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई एंजाइम को यूज़ करते हैं और उससे यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोसेसेस लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी, synthesizing a gene and using it, developing a DNA vaccine or correcting a defective gene are all parts of biotechnology। तो जो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है जिसकी वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्म होता है, ये भी एक एप्लीकेशन ही है बायोटेक्नोलॉजी का। उसके अलावा हम बहुत सारी जीन अब प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पार्ट हम हटाते हैं, मान लो हमारा ये एक जीन है एंड यहाँ पे ये सेकंड जीन है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम चाहते हैं कि कोई पार्ट कट करके और एक न्यू जीन फॉर्म करे, तो यहाँ पे हम एक दूसरा जीन भी फॉर्म करते हैं विथ बहुत सारे प्रोसेस करते हैं इसमें। तो ये सब हमारे एप्लीकेशन है डीएनए का ही, बायोटेक्नोलॉजी का ही। उसके अलावा जो डीएनए वैक्सीन है, जो अभी कितनी सारी वैक्सीन आई, अभी हमारा जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं कोरोना के केस में या बाकी केसेस में, तो वो सारी जो वैक्सीन्स फॉर्म हुई है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से ही हुई हैं। उसके अलावा जीन थेरेपी जो होता है, जीन थेरेपी में क्या होता है, हम एक डिफेक्टिव जीन को हटा के उसकी जगह पे एक करेक्ट जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी एक एप्लीकेशन है बायोटेक का। तो ये सब जो चीज़ें हैं हम इनको अभी आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट ये इंट्रोडक्शन के लिए गिवन है। नेक्स्ट जो है ये है बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। बायोटेक्नोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसमें हम नेचुरल साइंस को और ऑर्गेनिज्म या जो ह्यूमन बींग्स है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो भी साइंस है उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसे सर्विसेज फॉर्म करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल हो या उनके लिए किसी ना किसी वे में वो इफ़ेक्टिव हो। तो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जो प्रिंसिपल है मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के क्या पार्ट्स है, ये किन चीज़ों के ऊपर वर्क करता है, उसको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स है। तो जो फर्स्ट है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकंड जो है वो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो अभी ये क्या है हम देखते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटीरियल डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड थर्स चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे एक जीन लेते हैं या फिर जेनेटिक मटेरियल लेते हैं जिसको हम डीएनए या आरएनए जनरली हम यूज़ करते हैं। डीएनए जितने भी ह्यूमन बींग्स है, मैमल्स है, सब में डीएनए होता है। कुछ वायरसेस में जो होता है वहाँ आरएनए होता है। तो हम डीएनए या फिर आरएनए लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और एक होस्ट में डालते हैं। और जब हम वो जो चेंज डीएनए हम एक होस्ट में डालते हैं तो उस होस्ट में फिनोटिपिक चेंजेस आते हैं या फिर उसका कुछ फंक्शन चेंज हो जाता है। तो हम क्या करें, मान लो ये हमारा पहले का जीन था, अभी हमने एक जो न्यू जीन बनाया उसमें हमारा ये फर्स्ट वाला जीन तो है ही,
बट जो हमने सेकेंड जीन बनाया उसमें ये पार्ट तो है ही, रेड वाला पार्ट, उसके अलावा एक ये ब्लू पार्ट है, ये थोड़ा सा चेंज पार्ट आया। तो इसकी वजह से अब हमने इसको एक होस्ट के अंदर डाला, ये एक सेल है, इसके अंदर अभी हमने ये जीन डाला जिसमें हमारा ये रेड वाला जीन भी है और ये ब्लू वाला जीन भी है। तो उसकी वजह से अब जो इस सेल का जो फिनोटिपिक अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये करते हैं क्या कि हम एक डीएनए लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसको होस्ट में डालते हैं और उसके वजह से होस्ट के कुछ फिनोटिपिक चेंजेस होता है। तो ये पार्ट हो गया हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब देन जो सेकंड पार्ट है वो है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू अनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज टू मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन्स etc। तो अब बायोप्रोसेस में क्या है कि हम ऐसे कंडीशन मेंटेन करते हैं, स्टेराइल कंडीशन मींस वहाँ पे कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, उसके अलावा कोई डस्ट या ऐसी चीज़ें भी ना हो। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में, अब हमने ठीक है वहाँ तक प्रोसेस कर लिया, हमारा होस्ट भी तैयार हो गया और जो हमें फिनोटिपिक अपीयरेंस या फिर जो चेंजेस चाहिए थे वो शो कर रहा है। अब बिकॉज वो हमारे लिए यूज़फुल है तो हम ट्राई करेंगे कि उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करें और उसको हम सेल कर सकें, बिकॉज वो क्या है वो यूज़फुल है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे हमें उसे बहुत हायर लेवल में प्रोडक्शन करना है, मींस एक सेल नहीं हमें 1000 या लैक्स में चाहिए। तो हम क्या करते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में उसको ग्रो करते हैं। तो अब वो ग्रो कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि वहाँ पे कोई कंटामिनेशन ना हो। तो वहाँ पे हमें एक स्टेराइल एनवायरनमेंट मींस कोई भी माइक्रोब से फ्री एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट करना होता है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। और जब प्रोडक्ट फॉर्म भी हो जा रहा है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर पैकेजिंग एंड उसको प्रॉपरली करेक्ट प्लेस तक पहुँचाना भी जो काम है वो सब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है। तो जनरली हम क्या चीज़ें फॉर्म करते हैं, तो हम एंटीबायोटिक बनाते हैं यहाँ पे बायोटेक में, फिर हम वैक्सीन्स बनाते हैं, फिर बहुत सारी एंजाइम्स प्रिपेयर करते हैं। और एंजाइम्स में इंसुलिन का तो इतना मास प्रोडक्शन होता है, ये आपको सबको पता होगा कि इंसुलिन की टैबलेट्स आती हैं। तो वो इंसुलिन जो है वो भी एक बायोटेक का ही हमारा एडवांस या फिर एक उनका एप्लीकेशन है, जिन्होंने इंसुलिन को एक टैबलेट के फॉर्म में लेके आए हैं और अब उसको मार्केट में सेल किया जा रहा है। तो उसमें हमारे आप देखोगे कि पहला जो पार्ट है जहाँ पे हमने बनाया, जहाँ पे हमने उसको चेक किया कि ओके इंसुलिन फॉर्म हो सकता है, वहाँ तक हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ। फिर उसको जब हमने किसी फैक्ट्री में बना के उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में जब भेजा तो वो हमारा बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desirable gene। तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे हमने क्या किया था, हमने वहाँ पे 2 जीन जोड़ी थी, एक रेड वाली और एक ब्लू वाली। तो ठीक है, जब हम ये प्रोसेस करते तो कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट तो नहीं होता, बिकॉज एक ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई मशीन नहीं है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो ठीक है हमारा ये डिज़ायर्ड जीन था, बट कुछ जीन्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे खाली ब्लू पार्ट ही हो गया है, फिर सिर्फ रेड पार्ट ही। और ये तो हमारे एक सेल मीडिया में या फिर एक जहाँ पे हम पेट्री प्लेट वगैरह में ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ जीन जो है वो हमारे डिज़ायरेबल जीन हो और कुछ अनडिज़ायरेबल जीन हो। तो डिज़ायरेबल यहाँ पे कौन सा हुआ, जिसमें हमारा रेड एंड ब्लू दोनों पार्ट है। अनडिज़ायरेबल कौन सा है, अनडिज़ायरेबल है ये रेड वाला एंड जो ब्लू वाला, जहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA, use of gene cloning and gene transfer allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable gene into the target organism। तो अब यहाँ पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म कर सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट DNA क्या है, ये जहाँ पे हमारे 2 सेल्स से या फिर 2 टाइप के हमारे ऑर्गेनिज्म से हमने जीन लिया है, जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट का पार्ट है एंड जो ब्लू वाला एक साथ जुड़ा हुआ है ये सेकंड ऑर्गेनिज्म का पार्ट है। तो ये जो DNA है इसको हम रिकॉम्बिनेंट DNA बोल रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या होता है, सिंपली क्लोन वर्ड मीन्स एग्जैक्ट कॉपी। तो अब हमारे पास क्या है, ये एक सेल तो बन गया, एक DNA तो बन गया रिकॉम्बिनेंट DNA, बट हम क्या करें, हम तो इसको मास प्रोडक्शन कराने वाले हैं ना, और ये हमारे लिए डिज़ायरेबल है। तो हम क्या करेंगे, इस जीन की क्लोनिंग करेंगे, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे जिससे हमारा काम फास्टर हो जाए। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जीन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये जीन बन गया, हमने जीन क्लोनिंग भी कर ली, बट ये जो जीन क्लोनिंग के बाद ये जीन अपने आप तो आगे फॉर्म नहीं होगा। अब इससे हमें प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूटेबल होस्ट के अंदर डालना पड़ेगा। और होस्ट क्या हो सकता है, जनरली हम होस्ट के केस में ई कोलाई लेते हैं,
तो मान लो ये जो मैंने रेड से यहाँ ड्रॉ किया ये ई कोलाई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें इस जीन को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट के अंदर डालना है। तो इस मेथड को या जो भी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको हम जीन ट्रांसफ़र बोलेंगे। तो हम इसकी वजह से, बिकॉज हम इतने सारे प्रोसेस करते हैं, तो एट द एंड जो हमारे पास टारगेट ऑर्गेनिज्म बनता है उसके पास ओनली डिज़ायरेबल जीन ही होता है, अनडिज़ायरेबल जीन नहीं होता है, बिकॉज हम बीच में बहुत सारे प्रोसीजर कर रहे हैं जहाँ से हम जो अनवांटेड चीज़ है उनको धीरे धीरे रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट इज 3 बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म: identification of DNA with desirable gene, introduction of the identified DNA into host, third is maintenance of introduced DNA in host and transfer the DNA to its progeny। तो अब अगर हमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना है तो उसके लिए हमें 3 स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो हम अगर एक मॉडिफाई करना चाहते हैं एक ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे पहले तो हमें उस जीन को पहचानना पड़ेगा कि कौन सा डिज़ायरेबल जीन है। जैसे हमने जीन लिया था, मान लो कि एक ये रेड था एंड ब्लू था, तो हम मान लेते हैं जो रेड वाला है, हम ये प्लांट के केस में कर रहे हैं, तो जो रेड वाला है ये है उसकी ग्रीन लीव्स के लिए, तो इसलिए इसको मैं जी लिख देती हूँ। एंड ये जो ब्लू वन है ये है ड्रॉट रेसिस्टेंट के लिए, तो हम चाहते हैं कि लीव्स भी ग्रीन रहे एंड वो ड्रॉट रेसिस्टेंट भी रहे, तो ये दोनों जीन है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सी जीन चाहिए या कौन सा हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर है। तो फर्स्ट स्टेप हो जाता है ये। देन सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब ये जो हमने डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया है, अब इसको सूटेबल होस्ट के अंदर डालना। जैसे ई कोलाई है, हर बार हम ई कोलाई नहीं यूज़ करते, हमें अलग अलग होस्ट यूज़ करने पड़ते हैं। तो जनरली ई कोलाई यूज़ किया जाता है, बट बहुत सारे केसेस में अलग अलग भी होते हैं। तो देन जब हमारा ये जीन बन गया, इसको एक सूटेबल होस्ट में डालना हमारा सेकेंड स्टेप हो जाता है। देन थर्ड क्या है, थर्ड है मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, हमने इतना करा दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि अब इसको हम इसके अंदर कैसे डालेंगे, जो हमारा होस्ट है उसके अंदर कैसे लेके जाएंगे, एंड उसके बाद अगर इसके अंदर चला भी गया तो जो इसके फ्यूचर ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहे हैं उनके अंदर ये जीन प्रॉपरली प्रेजेंट है या नहीं। तो ये हमारे 3 स्टेप्स हैं। अगर यहाँ तक चला गया, ठीक है, यहाँ पे जीन आ गया, बट इसके जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए, अगर ऑफस्प्रिंग में ये हमारा मॉडिफाइड डीएनए नहीं होगा तब तो हमारा कोई इसका एप्लीकेशन ही नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो। तो ये 3 स्टेप्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है टू गेट अ रिजल्ट वेयर वी कैन गेट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 हमारे बेसिक स्टेप्स हो गए अभी तक जो हमें फॉलो करने हैं ड्यूरिंग बायोटेक प्रोसीजर्स। In a chromosome there is specific DNA sequence called origin of replication which is responsible for initiating replication। So ये हमने अभी देखा था, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है जहाँ पे कि जब भी एक हमारा डीएनए है वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एक सीक्वेंस होता है जिसको ORI बोलते हैं, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी गई है। तो वो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहीं से हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। An alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। तो अब क्या करते हैं कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है हमारा, वहाँ पे हम एलियन डीएनए मीन्स एक फॉरेन डीएनए, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक रेड वन एंड एक ब्लू वन। तो रेड वन मान सकते हैं ये हमारा रेड वन जो है ये हमारा होस्ट हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास वो ऑलरेडी जीन है, और जो ब्लू वाला है वो हमारा एलियन डीएनए है। तो अब जो ब्लू वन है उसको हमने एलियन डीएनए मान लिया, तो हम क्या करते हैं उस एलियन डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ हम उसको जोड़ देते हैं। देन हम उसको अलाउ करते हैं कि वो रेप्लिकेट हो और उसके बाद से वो मल्टीप्लाई करे इन अ होस्ट। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोन और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। तो अब ये जो हमारा प्रोसीजर हो रहा है जहाँ पे हमने दोनों डीएनए को लिंक कर दिया है और हम उसको मल्टीप्लाई करने दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग या फिर मेकिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ द टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। टेम्पलेट डीएनए क्या है, जिसको देख के हमारा रेप्लिकेशन हो रहा है वो होता है टेम्पलेट डीएनए। ये सब हमने जो डीएनए का चैप्टर था अभी लास्ट, वहाँ पे हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको स्टिल अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको एक बार वहाँ से रिवाइज़ कर लो। वैसे इसका ज़्यादा यहाँ एप्लीकेशन अभी नहीं है, जस्ट ये सिंपल चीज़ है, आप याद कर लोगे तो भी हो जाएगा, बट फिर भी आपको अगर करना है तो आप एक बार वहाँ से देख सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब नेक्स्ट है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, बिकॉज जो हमारा पूरा बायोटेक का जो भी चीज़ है वो हमारी प्लाज्मिड के ऊपर डिपेंड करती है। इस प्लाज्मिड की कैपेसिटी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं।
तो प्लाज्मिड क्या होता है, ये है एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए तो हमारा हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। बट प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड जो है ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मीन्स ये न्यूक्लियस के अलावा भी जनरली बैक्टीरियल सेल्स में होता है, उनके न्यूक्लियस के अलावा भी उनके पास एक और डीएनए होता है जो उनके न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो बिकॉज वो न्यूक्लियस से बाहर है और वो भी जैसे डीएनए खुद रेप्लिकेट करता है वैसे रेप्लिकेट कर लेता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एंड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग, बिकॉज वो भी खुद से रेप्लिकेट कर रहा है, वो जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट इज टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम क्या करें, दो डीएनए को एक साथ रिकम्बाइन करके न्यू डीएनए फॉर्म करें, उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हम उसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसमें क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है उसी को हम टूल्स बोलते हैं। तो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म करने के लिए हमें टूल्स क्या चाहिए उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टूल है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। Restriction enzymes are called as molecular scissors because these cut DNA at specific sites। तो हमारे पास कुछ एंजाइम्स है जो हमारे डीएनए के स्ट्रैंड को कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे काटती हैं, इसलिए हम उसको मॉलिक्यूलर सीजर्स या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में भी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, जो डीएनए की अनबाइंडिंग और बहुत सारे प्रोसेस में बहुत सारी एंजाइम रिक्वायर्ड थी। यहाँ पे हमें अभी सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डीएनए को कट करना है, एक डीएनए को कट करके दूसरे डीएनए के साथ जोड़ना है। मान लो ये बड़ा सा पोर्शन है दूसरे डीएनए का, ये ब्लू वाला बड़ा सा पोर्शन है। अब हम इस पूरे को तो लेना नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं इसका जस्ट इतना सा पार्ट हमें चाहिए, तो हम इतना सा पार्ट को कट करके हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ काटने की चीज़ चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड बिकॉज ये काटने में हेल्प कर रहा है तो इसका नाम है यहाँ पे मॉलिक्यूलर सीजर। जो ये सेकेंड नेम है वो है मॉलिक्यूलर सीजर। नेक्स्ट क्या चाहिए हमें फॉर मेकिंग अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो वो है क्लोनिंग वेक्टर। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। तो हम वेक्टर क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, वेक्टर क्या होता है कि हम बीच का प्रोसेस क्या होता है। अब मान लो ये हमारा होस्ट था एंड ये हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने दो जीन्स लेना, तो ये हमारा रेड वाला जिससे हम एक जीन ले रहे हैं एंड ये वाला येलो वाला जिससे हम दूसरा जीन ले रहे हैं। तो हम इस दोनों के जीन्स को लेके कंबाइन किया और इस दोनों के जीन को भी हमें कंबाइन करने एक वेक्टर चाहिए, बिकॉज ये कहीं भी तो सर्वाइव नहीं करेगा ना, बीच में इसको कोई चीज़ चाहिए जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ अटैच हो पाए, तो उस चीज़ को हम वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है या फिर जो बैक्टीरियोफेज है, इनको हम जनरली एक वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इनके पास एबिलिटी है कि ये खुद से अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है एंड ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। तो बिकॉज प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसलिए हम इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। अब ठीक है, हमारा यहाँ पे डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब ये नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको एक ऐसे जगह डालना है जहाँ पे ये इजीली ग्रो कर पाए हमारा डीएनए। तो जहाँ पे हम इसको डालेंगे उसको हम होस्ट बोलेंगे। एंड कॉम्पिटेंट मीन्स कि ये यूज़फुल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसने डीएनए तो ले लिया बट उसके बाद उसको रेप्लिकेट नहीं करने दे रहा है, तो पूरे प्रोसेस हो, इसलिए उसको हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है बायोरिएक्टर्स। तो ये जो बायोरिएक्टर्स का जो अब आ जाता है, ये हमारा जो बायो प्रोसेसिंग था उसका पार्ट है। तो अभी बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। बायोरिएक्टर्स इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल इन विच बायोलॉजिकल प्रोसेस इज़ कैरिड आउट ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जहाँ पे हम कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर भी चला गया, अब कॉम्पिटेंट होस्ट को हम ग्रो करवाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम को रिलीज़ करे। तो जो हमारे वेसल्स होंगे जहाँ पे हमारा ये पूरा प्रोसेस होगा, इस वेसल को ही हम बायोरिएक्टर बोलते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टूल था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है ये एक बड़े क्लास को बिलोंग करती है और उस क्लास को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस बोलते हैं।
Restriction enzymes are called as molecular scissors because these enzymes cut DNA at specific site. The first restriction endonuclease is HIND2. तो restriction endonucleases को हम molecular scissors बोलते हैं एंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो DNA को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करता है। और जो सबसे पहला हमारा restriction endonuclease डिस्कवर हुआ था वो था HIND2। तो ये जो नंबर है 2, 3 इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं आपको ऑप्शन में HIND1 दे दिया और आपको याद नहीं हो तो आप वहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो। तो इसको याद रखना है, HIND2 है जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या है, द restriction enzymes cut DNA at specific base sequence and these sequence is known as recognition सीक्वेंस। तो अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है जो हमारा डीएनए था उस डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस मींस वो जो ATGC जो सीक्वेंस होते हैं उस सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक जगह पे ही कट करता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस बोलते हैं। HIND2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। तो अब जो HIND2 है ये हमेशा एक 6 सीक्वेंस चेक करता है। अगर वो 6 सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंगली हुए मीन्स जो वो चाहता है वैसा हुआ तो ही वो कट करता है, नहीं तो वो नहीं कट करता है। तो मान लो फॉर एन एग्जांपल कि जो HIND2 है ये हमेशा मान लो A है, T है, G, C, A, T। तो अब ये 6 हो गए। तो अगर इसको हर बार DNA में अगर ऐसा सीक्वेंस मिला मीन्स लगातार ये 6 बेस पेयर मिले तो हर इस 6 पोजीशन पे मान लो इसके आगे A है तो ये यहाँ पे कट कर देगा। जस्ट अ सेकेंड में इसको दूसरा, अब यहाँ पे A है, B, A है, T है, कुछ भी है इसके नेक्स्ट उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 6 सीक्वेंस एक साथ हो गए और उसके बाद कुछ भी हो तो बस ये इस जगह पे कट कर देगा। तो ये HIND2 की एक्टिविटी है। ये जो सीक्वेंस बताया है मैंने आपको ये बस एग्जाम्पल के लिए बताया है, यही सीक्वेंस नहीं होता है फॉर HIND2, कुछ और सीक्वेंस होता है, ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, द इन्वेंशन ऑफ नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम comes from the genus, the second 2 letter come from the species of prokaryotic cell from which they are isolated. Example, Echo RI comes from Escherichia coli RY13। तो अब जो हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नेम रखते हैं उसके भी एक हमारा सीक्वेंस है या फिर एक कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। तो जो फर्स्ट नेम होता है जैसे Echo RI है तो इसमें जो फर्स्ट नेम है वो जो जीनस से बिलोंग करता है वहाँ से आता है। सो जैसे हमने देखा कि ये जो E है ये Escherichia जो जीनस है उससे आया है। देन जो CO है, CO क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है या स्पीसीज़ है जहाँ से हमने ये एंजाइम लिया तो वो थी कोलाई, इसलिए हमने इसको CO से डिनोट किया है। देन R कैसे आया, इन Echo RI द लेटर R इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द स्ट्रेन। तो अब जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन का क्या नाम था उससे हमने ये R टर्म को यहाँ पे लिया है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू लार्जर क्लास एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेसेस। दीज आर ऑफ 2 काइंड, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो जो हमारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो न्यूक्लियस फैमिली को बिलोंग करती है एंड जो जो 2 टाइप्स है वो है एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं मान लो ये हमारा डीएनए है तो डीएनए के इन बिटवीन कहीं पे कट करेंगे एंड जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कहाँ कट करेंगे, ये हमारा डीएनए है तो जहाँ पे ये साइड की साइड्स होंगी मीन्स यहाँ के 1-2 बेस पेयर पहले कट करेंगे, बीच में कहीं पे नहीं कट करेंगे। तो ये इन दोनों एंजाइम के वर्क में डिफरेंस है, इसलिए उनकी नेमिंग एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस से हमने रखा है। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए वेयरएज एंडोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। तो जो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की कि जो एक्सोन्यूक्लियस है वो इन कॉर्नर्स पे एक्ट करेगा एंड एंडोन्यूक्लियस इन बिटवीन स्पेसिफिक पोजीशंस पे कट करेगा। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं उनका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो डीएनए में जहाँ पे वो कट करते हैं बीच में उस सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बोलते हैं। द पैलिंड्रोम इज
in DNA is a sequence of base pair that reads same on two strands when orientation of reading is kept same. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि अब दो हमारी स्ट्रैंड्स है, अगर हम उसको रीड करते हैं तो उनका ओरिएंटेशन सेम होता है, उस टाइप के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं. एंड इसका एग्जांपल भी है विथ एंड डायग्राम. तो ये देखोगे ये जो इको RI1 है, तो यहाँ पे देखोगे इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है, इसका सीक्वेंस है GAATTC. तो ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है. तो ये कहाँ कट करता है, इको RI. तो जो इको RI एंजाइम है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो ये बिटवीन G एंड A पे कट करता है. ये देखोगे यहाँ पे मार्क किया हुआ है. अब ये इस तरफ की स्टैंड है, मीन्स एक अपर स्टैंड ली है हमने 5' to 3' वाली, और एक हमने लोअर स्टैंड ली है जो है 3' to 5' वाली. तो अब दोनों स्ट्रैंड में ये कहाँ कट कर रहा है, ये दोनों स्ट्रैंड में बिटवीन G एंड A कट कर रहा है. और अगर हम इसका सीक्वेंस रीड करेंगे तो हम 5' to 3' जो है वहाँ पे रीड करते हैं, तो वो भी GAATTC होता है. एंड देन नेक्स्ट जो स्ट्रैंड है, बिकॉज हम रीड तो हमेशा 5' to 3' ही करते हैं, तो जो रीडिंग सीक्वेंस है वो हमेशा ही सेम रहता है. तो जहाँ पे हमारा रीडिंग सीक्वेंस सेम रहता है उसी टाइप के सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. तो ये यहाँ पे प्रोसेस है. ये देखोगे कि हमने क्या किया कि वेक्टर DNA को कट किया हमने, जहाँ पे हम होस्ट को या जो रिकॉम्बिनेंट DNA को हम करवाने वाले थे, लाइगेट कराने वाले थे, ये हमारा फॉरेन DNA. देन दोनों को हमने कट किया है, यहाँ पे हमने दोनों DNA को लाइगेट किया है, और देन हमारे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म हो गया. Restriction enzyme cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome site, but between the same two base on the opposite strand, which leaves single-stranded portion at the ends and overhanging stretches called sticky ends on the each strand. तो ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है उन्होंने क्या किया, आपने देखा बिल्कुल मिडल में नहीं कट किया, सेंटर में नहीं कट किया, सेंटर से थोड़ा सा अलग किया. मीन्स जो 6 बेस पेयर का इनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस था उसके फर्स्ट एंड सेकंड बेस पेयर के बीच में कट किया है. तो इसके वजह से देखोगे कि ये कुछ यहाँ पे हैंगिंग टाइप की चीज़ फॉर्म हो गई. यहाँ पे भी हैंग कर रही है, यहाँ पे भी हैंग कर रही है. तो ये जो हैंगिंग सीक्वेंसेस है इसको स्टिकी एंड्स बोलते हैं. जो यहाँ पे टर्म है स्टिकी एंड्स, तो उन हैंगिंग सीक्वेंस को ही हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं. When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends, and these can be joined together by using DNA ligase. तो जो स्टिकी एंड्स है, अब हम वहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम यूज़ करते हैं जो है DNA ligase, और DNA ligase को यूज़ करके उन दोनों स्टिकी एंड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, एंड देन हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म हो जाता है. नेक्स्ट इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट. The cutting of DNA by restriction endonuclease result in fragment of DNA. These fragments can be separated by technique known as gel electrophoresis. तो हमने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अपने DNA को कट किया. अब हो सकता है कि कुछ जो DNA है वहाँ पे हमारे जो स्टिकी एंड्स थे वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हुए, या फिर वहाँ पे कट तो गया बट वहाँ पे कोई सीक्वेंस हो सकता है कभी कुछ गलती हो गई, या फिर 2 एंजाइम्स थे तो जिसकी वजह से हमारे DNA के सीक्वेंस जो हैं वो प्रॉपर्ली कट नहीं हुए या फिर वो लाइगेट नहीं हुए, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो अब हम चाहते हैं कि अब कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA फॉर्म हुआ है, हमें सिर्फ वही वाला चाहिए. तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जहाँ पे हम उसको सेपरेट करते हैं कि कौन सा हमारा DNA प्रॉपर है या नहीं है, उस स्टेप को हम यहाँ पे बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, हम एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं एक जेल होता है आगरोस जेल, और इसमें जो हमारा DNA है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर हम उसको रन करवाते हैं. उसकी जो रन होती है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो कौन सा वाला है, बिकॉज जो ये रन होता है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे या मॉलिक्यूलर वेट पे. तो अब जो रिकॉम्बिनेंट DNA होगा, मान लो रिकॉम्बिनेंट DNA की लाइन होनी चाहिए यहाँ तक, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है या फिर दूसरे वाले DNA है वो हो सकता है यहाँ प्रेजेंट हो या फिर यहाँ प्रेजेंट हो. तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा DNA हमारा वाला है या कौन सा DNA हमको चाहिए. तो जो रीजन हमें चाहिए होगा, मान लो ये रीजन चाहिए हमें, तो हम इसको कट करके यहाँ से अपने पास रिमूव करके रख सकते हैं. तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का. अभी ये क्या है इसको यहाँ पे एक बार हम रीड कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, बट ये प्रोसेस जो यही है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया.
DNA fragments are negatively charged molecule. They can be separated by forcing them to move towards anode under electric field through the medium or matrix. तो क्या करें, अब जो हमारा DNA है वो नेगेटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, ये हमने अगेन पहले पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है DNA, तो ये मूव करना चाहता है एनोड की तरफ। तो यहाँ पे हमारा होता है कैथोड और यहाँ पे होगा हमारा एनोड। तो हमने क्या किया, कैथोड पे हमने DNA को लोड किया और अब ये मूव करके जाएगा टूवर्ड्स दी एनोड। और यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा एग्रोस जेल होता है उसका मैट्रिक्स है जिसमें हम इसको रन करवा रहे हैं। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज आगार विच इज़ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड। तो जो हम पॉलीमर यूज़ करते हैं या जो हम मैट्रिक्स जिससे फॉर्म कर रहे हैं उसको आगार या फिर आगारोस दोनों बोल सकते हैं। और ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सीवीड्स एल्गी वगैरह से, जो सी एल्गीज होते हैं उनसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। द DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीव इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय agarose gel, hence the smaller the fragment size the farther it moves। तो अब क्या होता है कि ये जो हमारा DNA है वो मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है उसके ऊपर। तो जो छोटा होगा उसका रन ज़्यादा होगा बिकॉज उसको कम चीज़ें रोकने वाली होंगी। जैसे जो हमारा मीडियम है वो आगरोस है, तो आगरोस भी तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा जो DNA मूव करेगा उसको। तो अब मान लो यहाँ पे जो सबसे छोटा था वो सबसे ज़्यादा रन करेगा। अब मान लो यहाँ पे जो दूसरा वाला है उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा ज़्यादा है या साइज़ ज़्यादा है, तो वो इतना ही मूव कर पाएगा। अगर इसके बाद और भी ज़्यादा मोटा है तो वो जस्ट इतना सा ही मूव करेगा बिकॉज वो जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा उसको इस आगरोस जेल के मीडियम से मूव करने में डिफ़िकल्ट होगा। और इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA जो है वो कहाँ पे है, वो सबसे छोटा साइज़ का है या वो मीडियम साइज़ का है या बहुत छोटा साइज़ का है। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे अपने जो भी DNA का पार्ट है उसको हम रिकॉग्नाइज करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। The separated DNA fragment can be visualized only after staining the DNA with compound known as ethidium bromide followed by exposure of UV radiation। अब हमने पता चल गया यहाँ से कि हमारा मान लो जो बीच वाला है ये रिकॉम्बिनेंट DNA है और इसका रन सिर्फ यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, इस रीजन को कट कर लेंगे और इसको हम इथीडियम ब्रोमाइड एक डाई होती है उससे हम इसको स्टेन करते हैं। बिकॉज अगर हम उसे स्टेन नहीं करेंगे तो हम DNA को देख नहीं पाएंगे। तो उसको DNA को हम देखना चाहते हैं तो हमें वहाँ पे वो स्टेन यूज़ करना पड़ता है इथीडियम ब्रोमाइड। और आफ्टर स्टेनिंग हम इसको UV रेडिएशन के अंडर रखते हैं उस DNA को, तो ही वो विजुलाइज हो पाता है बाय नेकेड आई, अदरवाइज़ हम उसको नहीं देख पाते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, हमने अपना DNA भी निकाल लिया कि कौन सा हमें DNA चाहिए था, फॉरेन DNA और जो हमारा वेक्टर DNA था। अब हम उसको क्लोन कर रहे हैं इनसाइड अ वेक्टर। तो अब यहाँ से हमारा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में स्टार्ट हो रहा है। अ क्लोनिंग वेक्टर इज स्मॉल पीस ऑफ DNA टेकन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इनटू विच फॉरेन DNA फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड और क्लोनिंग पर्पस। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि क्लोनिंग वेक्टर में क्या कर रहे हैं, जो हमारा फॉरेन DNA है वो लेके आ रहे हैं हम उस वेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA है वो उसके अंदर क्लोन होगा या उसकी मल्टीपल कॉपीज़ फॉर्म होगी। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल DNA। तो अगेन ये सेम फीचर है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड है और जो बैक्टीरियोफेज है उनके पास अपना एक्स्ट्रा DNA होता है और वो न्यूक्लियर DNA के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते फॉर एप्लीकेशन। तो जनरली प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज को ही क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। इफ़ एन एलियन पीस ऑफ DNA विथ बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड DNA वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो जो एलियन DNA है या जो हमारा फॉरेन DNA है उसको हम प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज के अंदर बहुत बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो मल्टीप्लाई नंबर होता है वो इक्वल होता है कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड। मीन्स उस सेल के अंदर कितना प्लाज्मिड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा DNA जो है वो कितने बार मल्टीप्लाई होगा। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर आर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट्स।
तो अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम वेक्टर के अंदर रेप्लिकेशन करवाने वाले हैं जहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म होगा। तो अगेन रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए, हमें वहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए होता है या वो साइट चाहिए होती है जहाँ से हमारा रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। देन उसके बाद जो है ये सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर हमें तब चाहिए होता है जब हम कौन सा हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट हुआ है या कौन सा डीएनए रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, उसको चेक करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं उसको हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। देन क्लोनिंग साइट वो है जहाँ पे हमारा क्लोन फॉर्म हुआ है, उसके बारे में हम चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे तीनों के बारे में है डिटेल में। origin of replication, this is the sequence from where replication start and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within host cell. So origin of replication क्या है? origin of replication ये host का जो DNA होता है वहाँ पे एक साइट होती है जहाँ पे हम जो फॉरेन डीएनए है उसको लाइगेट कराते हैं और फिर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो फॉर्म हो जाता है। जो नेक्स्ट है वो है सिलेक्टेबल मार्कर। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सिलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है? ये एक हमारा कोई केमिकल हो सकता है या फिर एक एंटीबायोटिक होता है, इसको हम यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, मीन्स वैसे सेल जो हमें नहीं चाहिए, और ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो हमारे सेल्स है जहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल है जहाँ पे हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें प्रेजेंट है और जिसको प्रेजेंट नहीं है हमारे सेल्स, उसको हम सेपरेट करने के लिए जिस केमिकल को या जिस चीज़ को भी यूज़ करेंगे उसको हम सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन होस्ट बैक्टीरियम। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हमारा एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, और उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स को हम अभी आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे, वो वहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाए हैं आपको। तो नेक्स्ट जो था वो है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट आर द रिकॉग्निशन साइट्स ऑन द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो क्लोनिंग साइट्स क्या है? ये कुछ हमारी रिकॉग्निशन साइट्स है जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में प्रेजेंट होती है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट द restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene। तो जो हमारा एलियन डीएनए था या जो हमारा फॉरेन डीएनए था उसको हम लाइगेट करते हैं इन क्लोनिंग साइट पे, और फिर हम चेक करते हैं उसको जो ट्रांसफॉर्मेंट है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का जो हमारा प्रोसेस है वो हम चेक करते हैं बाय यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, और ये हमारा प्रेजेंट होता है विद इन द क्लोनिंग साइट। सो ये हमारा एग्जाम्पल है क्लोनिंग वेक्टर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइगेशन ऑफ अ फॉरेन डीएनए एट BAMH1 साइट ऑफ टेट्राएसाइलिन रेसिस्टेंट जीन इन वेक्टर PBR322। तो ये वेक्टर जो है इसका भी नाम है PBR322। तो यहाँ पे से वैसे इस वेक्टर से पूछा नहीं जाता, ये जो P है वो प्लाज्मिड के लिए होता है। जो PBR का ये जो P है, ये P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, एंड ये जो BR है ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बॉलिवर, एंड R से कुछ था, मुझे अभी याद नहीं है, आपके शायद NCERT में गिवन नहीं है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। तो ये यहाँ पे है, प्रेजेंट होता है, ये वेक्टर हम जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे हमारा ये जो साइड्स है, ये यहाँ पे दो हमारे एंटीबायोटिक है, एक तो है एम्पिसिलिन और एक है हमारा टेट्राएसाइलिन। तो ये दो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स इस साइट पे एक्ट कर सकते हैं? तो ये जो PSG2 है, PUV1 है, ये एम्पिसिलिन के लिए है, एंड BAMH1, एंड ये जो हमारा SAV और I है जो ये हमारा है फॉर टेट्राएसाइलिन। तो ये दो साइड्स हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर डीएनए को लाइगेट कर देंगे, मान लो हमने इस वाले रीजन में, ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट रीजन में अगर एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर दिया तो वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट हो जाएगा। मीन्स अब एम्पिसिलिन अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा मीडियम में तो वो मर जाएगा, बिकॉज जो एंटीबायोटिक है ये एंजाइम की जो एक्टिविटी थी, अब एक न्यू डीएनए हमने यहाँ पे डाल दिया तो उसके वजह से इसकी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो अब अगर एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को तो वो मर जाएगा। तो ये होता है, हम इससे हम चेक करते हैं कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नेक्स्ट क्या है, वेक्टर for cloning gene in plant is Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plants which deliver a piece of DNA known as tDNA
to transform normal plant cell into tumor and direct this tumor cell to produce chemicals required by the pathogen। तो जो क्लोनिंग होती है इन केस ऑफ प्लांट, वहाँ पे हम दूसरा ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन। तो जनरली जो प्लांट में जो हमारा डीएनए फॉर्म होता है उसको हम टीडीएनए बोलते हैं, जब हम इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से जब हम वहाँ पे क्लोनिंग करवाते हैं। तो ये याद रखना है, ह्यूमन के केस में जनरली ई कोलाई यूज़ होता है और जो वेक्टर यूज़ होता है वो होता है PBR322, बट जो प्लांट के केस में है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट है द ट्यूमर इंड्यूसिंग TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens has been modified into cloning vector. Vector for cloning gene in animal is retrovirus, which transform normal cells into cancerous cells. तो अब हमने देखा कि जो ट्यूमर इंड्यूसिंग या जो TI प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, ये हमने प्लांट के लिए यूज़ किया है। तो जो एनिमल्स के केस में यूज़ होता है क्लोनिंग वेक्टर के लिए जीन, वो होता है रेट्रोवायरस जीन, और ये जनरली नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में चेंज कर सकता है। रेट्रोवायरस हैव बीन डिसआर्म्ड एंड यूज्ड टू डिलीवर डिज़ायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स। तो यहाँ पे ये जो डिसआर्म टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रेट्रोवायरस होता है वो क्या करता है, वो RNA से DNA फॉर्म करता है, और जो ये DNA फॉर्म करता है उसमें हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर वहाँ पे डिजीज़ नहीं कॉज करता है, वो वैसा इफेक्ट देता है जैसा हम चाहते हैं। तो एनिमल्स के केस में जो यूज़ होता है वो रेट्रोवायरस यूज़ होता है, और वहाँ पे हम ये डिसआर्म्ड कर देते हैं उसको, तो ओनली डिज़ायरेबल जीन हमारा फॉर्म होता है, नॉन डिज़ायरेबल जीन वहाँ पे नहीं फॉर्म होता है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्पिटेंट होस्ट। तो हमने देखा हमारा होस्ट था, तो हमने देखा कि जब हम हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA को ट्राई कर रहे हैं एक होस्ट के अंदर डालने का, तो वो ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा, बिकॉज जो भी हमारा होस्ट है, मान लो ये हमारा होस्ट है, तो इसका सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है एक सेल के अंदर, तो इनको क्रॉस करवा के एक रिकॉम्बिनेंट DNA को इसके अंदर लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जो भी प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, और उसके बाद जब ये फॉर्म हो जाता है तो उसको हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं, मीन्स इसने अब DNA को ले लिया है। तो वो क्या प्रोसेस है अभी हम वो सब देखेंगे। अ DNA इज़ अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, so the bacterial cell must be first made competent to take up the DNA। तो जो DNA है वो क्या है, वो एक हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वो वाटर लविंग है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका फॉर्म होता है, वो जनरली लिपिड्स का फॉर्म हुआ है। तो बिकॉज वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो वो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो DNA टेकअप करे उससे पहले हमें जो सेल है उसको कॉम्पिटेंट बनाना होता है, मींस उसके कैपेबल बनाना होता है कि वो इजीली उसके अंदर या इजीली हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA को टेकअप कर सके। सेवरल मेथड्स आर फॉलोड टू मेक अ बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट, treating them with specific concentration of divalent cations such as calcium, which increase the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores of its cell wall। तो जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है, हम एक बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं डाइवैलेंट कैटायन का, और जो डाइवैलेंट कैटायन है वो कैल्शियम होता है। तो जो हमारे सेल्स है उसको इस सॉल्यूशन में हम डाल के बहुत देर के लिए छोड़ते हैं। तो ये मेथड अगर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर कुछ पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, और इन पोर्स के थ्रू जो रिकॉम्बिनेंट DNA है वो सेल के अंदर जा सकता है। Recombinant DNA can be forced into cells by incubating the cells with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius heat shock, then putting them back on ice, which enables the bacteria to take up the recombinant DNA। तो ये जो हमारा प्रोसेस था, ये उसका जो पहले हमने क्या किया, पहले हम उसको कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, देन कैल्शियम से ट्रीट करने के बाद ये हमारा सेकंड प्रोसीजर है जो अभी हमने पॉइंट पढ़ा। उसमें क्या है कि सेकंड प्रोसीजर में क्या कर रहे हैं, हम उसको पहले आइस वाले कंडीशन में लेके जाते हैं, बहुत कोल्ड कंडीशन में, देन हम उस सेल को हीट शॉक देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस का, देन अगेन हम उसको कोल्ड में वापस लेके जाते हैं आइस के ऊपर। तो ये जो टेम्परेचर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से जो सेल है वो ईजिली रिकॉम्बिनेंट DNA को टेकअप कर लेता है। जस्ट अगर हमने कैल्शियम से ट्रीट कर दिया तो फिर ज़रूरी नहीं कि वो कुछ तभी वो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA है उसको ले ले, वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं है। इसलिए आफ्टर ट्रीटिंग देम विद कैल्शियम
हम ये जो हमारा कोल्ड ट्रीटमेंट है, हीट शॉक है, कोल्ड ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। देन सेकेंड मेथड क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल बाय अ मेथड कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। तो इसमें क्या है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम डायरेक्टली एक इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली जो हमारा एनिमल सेल या जो प्लांट सेल है वहाँ पे उसके न्यूक्लियस में डाल देते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो इस प्रोसेस को हम माइक्रो इंजेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो ये सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे एक सिरिंज टाइप की चीज़ होगी और इससे हम इंजेक्शन की तरह, जैसे इंजेक्शन दिया जाता है, यहाँ से हम इंजेक्ट करेंगे और जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस में चला जाता है। इन बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड, cells are bombarded with high velocity microparticle of gold और tungsten coated with DNA। तो ये जो है ये थर्ड मेथड है, इसको हम बायोलिस्टिक या फिर जीन गन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा सेल है, सेल का न्यूक्लियस है और यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है, यहाँ पे गन होती है और इस गन में क्या करते हैं, जो बुलेट होती है, बुलेट की जगह हम यहाँ पे एक टंगस्टन या फिर गोल्ड की चीज़ लेते हैं और उसके ऊपर हमारा डीएनए जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो कोटेड होता है। फिर जैसे गोली हाई वेलोसिटी से जाती है, यहाँ पे भी जो हमारा ये गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल है ये हाई वेलोसिटी से जाता है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सबको ब्रेक करके न्यूक्लियस के अंदर जाता है और फिर वहाँ पे जो हमारा डीएनए है उसको ये रिलीज़ कर देता है। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर कैन बी अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल टू ट्रांसफॉर्म द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो डिसआर्म पैथोजन में वो पैथोजन जिसका जो हमारा नॉन डिज़ायरेबल कैरेक्टर था उसको हमने रिमूव कर दिया है। तो वैसे पैथोजन को भी हम यूज़ करते हैं कि वो जाए और अपना जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो लेके जाए और होस्ट सेल में के अंदर लेके जाके वहाँ पे वो रिलीज़ कर दे या फिर वहाँ पे जो होस्ट है उस डीएनए को वो इजीली टेकअप कर ले। तो यहाँ पे हमारे ये 4 मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं जनरली। देन नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अब जो हमारा प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने फॉर्म कर लिया तो उसके बहुत सारे प्रोसीजर थे जहाँ पे जेनेटिक डीएनए है, उस जेनेटिक डीएनए को हम निकालेंगे कैसे। एक सेल के अंदर से जेनेटिक डीएनए को निकालने के लिए भी तो हमारे पास कुछ प्रोसेस होना चाहिए, तो हम वो प्रोसेस अभी देख रहे हैं। The cells are broken and opened to release DNA along with other macromolecules such as RNA, proteins, polysaccharide, also lipid, which can be achieved by treating cells with enzymes such as lysozymes, cellulase, chitinase। तो अब क्या हो रहा है कि हमारा एक सेल है जिसमें से हम जेनेटिक मटेरियल निकाल रहे थे, तो हमने उस सेल को ब्रेक डाउन किया। अब हम सेल को ब्रेक डाउन करेंगे तो सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीएनए तो प्रेजेंट होता ही है, बट प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम पॉलीसेक्राइड बोल रहे हैं वो भी होगा, लिपिड्स भी होगा। तो हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आया है सेल को हमने जब ब्रेक डाउन किया तो इस एक्सट्रैक्ट को हम बहुत सारे एंजाइम्स के साथ ऐड कराते हैं, जैसे जो लाइसोजाइम्स है, सेल्यूलेज है, काइटिनेज है। तो ये सब जब एंजाइम एक्ट करते हैं तो प्रोटीन जो है, पॉलीसेक्राइड, लिपिड्स जो हैं, ये सारी चीज़ें ब्रेक डाउन हो जाती हैं, ओनली डीएनए वहाँ पे बच जाता है। तो इस तरीके से हमने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ से हमने आइसोलेट कर लिया। द आरएनए कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटमेंट विथ राइबोन्यूक्लियस, whereas protein can be removed by treatment with protease, and purified DNA ultimately precipitate out after addition of chilled ethanol, which can be seen as collection of fine threads in the suspension। तो ये जो हमारा प्रोसेस था, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें रिमूव कर दी। अब स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया है कि अगर हमारे जो एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर आरएनए है, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम राइबोन्यूक्लियस एंजाइम से रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारा आरएनए जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज से हम रिएक्ट कराते हैं, तो प्रोटीन अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है। अब सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है, ओनली डीएनए बचा है। फिर भी अब डीएनए को हम चाहते हैं कि वो प्रेसिपिटेट आउट हो, तो हम क्या करते हैं, चिल्ड इथेनॉल, बहुत कोल्ड टेम्परेचर पे रखा हुआ इथेनॉल डालते हैं। तो उस इथेनॉल को डालने की वजह से वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाता है और जो डीएनए होता है वो डीएनए फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में हमें दिखने लगता है उस सॉल्यूशन में। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब हमारा जो डीएनए था वो हमें मिल गया, उस सॉल्यूशन में था, तो हम क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। वो डीएनए
उस जो हमारा जहाँ पे भी सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है, जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के लोअर पार्ट में होगा और हम उस डीएनए को ले लिया हमने। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है ना हमें, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हमें इसको स्पेसिफिक लोकेशन पे कट करना पड़ेगा। तो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। Restriction enzyme digestion are performed by incubating purified DNA molecule with restriction enzyme at optimal condition for specific enzyme which result in the fragment of DNA। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा DNA हमें मिल गया है उसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको ऐड करने दे रहे हैं एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसकी वजह से हमारा जो डीएनए है वो डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कट हो जा रहा है। द फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब हमारे फ्रैगमेंट्स कट गए हैं, बट हमें कौन सा फ्रैगमेंट चाहिए, अगेन हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, वो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एग्रोस जेल में उसको हम रन करने देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और हमें जिस मॉलिक्यूलर वेट का चाहिए हम उस मॉलिक्यूलर वेट का डीएनए को हम ले लेंगे। तो अब इतना हो गया। अब दो चीज़ें हो गई, हमारा डीएनए मिल गया। अब वो जो डीएनए मिल गया जो हमें चाहिए था रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, अब ये तो हमें सिर्फ एक ही पीस मिला है। अब एक पीस से तो नहीं होगा, हमें बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, वो होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्प्लीफिकेशन मीन्स जो हमारे पास एक है इसकी कॉपीज़ को बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ा देना। तो जो बहुत ज़्यादा नंबर में हम बढ़ा देते हैं उसी प्रोसेस को एम्प्लीफिकेशन कहते हैं ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा डीएनए था, जो एक डीएनए फॉर्म हुआ है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की। और उसको हम कैसे करते हैं, जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं पीसीआर। एंड पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज सिंथेसाइज्ड इनटू इन विट्रो यूजिंग 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स एंड एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो अब यहाँ पे क्या होता है, हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको लेते हैं और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं और यहाँ पे हम प्राइमर यूज़ करते हैं। प्राइमर आपने जब हम रेप्लिकेशन कर रहे थे हमने उस चैप्टर में भी कहा था कि जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने से पहले हमें वहाँ पे एक छोटा सा प्राइमर चाहिए होता है। बिकॉज वो रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, रेप्लिकेशन के टाइम ही हमें एक छोटा सा प्राइमर होता है, उस प्राइमर को ही देख के हमारा आगे का रेप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे भी अगेन जो हमारा रेप्लिकेशन होगा उसको स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे भी प्राइमर रिक्वायर्ड होता है। तो हम प्राइमर यूज़ करते हैं और एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यूज़ करते हैं, जैसा हमने वहाँ पे यूज़ किया था। प्राइमर आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू रीजन्स ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है प्राइमर्स की। तो प्राइमर क्या होता है, ये हमने खुद से केमिकली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मीन छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो हमारा डीएनए ऑलरेडी प्रेजेंट है उसकी कुछ साइड से। अब उसके बाद हमारा पीसीआर जो है उसमें 3 स्टेप्स है। फर्स्ट जो है वो डीनेचुरेशन, अनीलिंग जो है ये सेकेंड है, एंड एक्सटेंशन जो है ये थर्ड है। तो ये पीसीआर के स्टेप्स को अभी हम देखते हैं। Denaturation is a process of heating of target DNA at 94 डिग्री सेल्सियस टू सेपरेट 2 strands of DNA। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है पीसीआर में। तो इसमें क्या करें, हम जो हमारा डीएनए है उसको हम हाई टेम्परेचर जो 94 डिग्री सेल्सियस है इतने पे हीट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे 2 स्ट्रैंड्स हैं वो अपने आप ही अनवाइंड हो जाते हैं। मीन्स जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था हमने देखा था, हमने वहाँ पे हेलिकेज एंजाइम डाला था जिससे वो अनवाइंड हो रहे थे। तो यहाँ पे हम वो इतनी ज़्यादा एंजाइम्स नहीं डालते, हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। देन सेकेंड जो है वो है अनीलिंग। अनीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ प्राइमर्स विद कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस सीक्वेंस ऑफ 2 सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। तो अब जो हमारे प्राइमर्स थे, जो हमने ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाए थे, वो हम अब हमारे डीएनए के साथ डाल देते हैं और ये जो हमारे प्राइमर्स है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे उसके बेसिस पे जाके डीएनए के स्ट्रैंड्स पे ये अपने आप को जाके लाइगेट कर देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड 1 by 1 to the 3' OH end of the primer
by the activity of DNA polymerase and as a result new DNA strand is synthesized। तो अब एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, हम जो टेम्परेचर जो हमने 94 पे बढ़ाया था उसको हम अगेन यहाँ पे डिक्रीज़ कर देते हैं, और ये डिक्रीज़ करते हैं उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये एंजाइम भी डाल देते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ स्ट्रैंड में। तो हमने वहाँ पे प्राइमर डाल दिया, ये एंजाइम भी डाल दिया, तो अब हमारे पास धीरे धीरे न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो जो हमें न्यू स्ट्रैंड चाहिए था जीन का वो हमारा यहाँ पे एट द एंड हमें मिल जाएगा, या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अब हमें यहाँ पे मिल गया। If the process of replication of DNA is repeated many times, the segment of DNA can be amplified to approximately billion times by the use of thermostable DNA polymerase isolated from bacterium Thermus aquaticus। तो अब जो हमारा प्रोसेस हो रहा था इसमें जो हमने एंजाइम यूज़ किया था डीएनए पॉलीमरेज, तो ये हमने कहाँ से लिया है, किस ऑर्गेनिज्म से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये हमने आइसोलेट किया है बैक्टीरिया से, और उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो ये जो एंजाइम है इसको हम बहुत साइकिल्स के लिए रिपीट कर सकते हैं। मीन्स एक बार हमने थोड़ा सा ये एंजाइम डाला और हम एक बार में 1 बिलियन अराउंड जो कॉपीज़ ऑफ डीएनए है वो फॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत एफिशिएंट एंजाइम है। द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट कैन बी यूज टू लाइगेट द वेक्टर फॉर फर्दर क्लोनिंग। तो जो हमारा एम्पलीफाइड डीएनए था, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, इसको हम लाइगेट कर देते हैं वेक्टर के साथ, और इसको हम आगे के क्लोनिंग प्रोसेस के लिए अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप्स है, कहाँ पे हमारा डीनेचुरेशन हुआ, कहाँ पे हमने हीट को बढ़ाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस है डीनेचुरेशन, यहाँ पे हमारा था ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए और अब हमारा सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है। मीन्स ये दोनों स्ट्रैंड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, हमने यहाँ पे डाल दिए प्राइमर्स। तो जो प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री थे वो यहाँ पे जाके अटैच हो गए। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया हमने, यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज डाला, या फिर डीएनए पॉलीमरेज को ही टैग पॉलीमरेज बोलते हैं, डीएनए पॉलीमरेज या फिर टैग पॉलीमरेज डाला। उसके साथ हमने क्या चीज़ें डाली है, हमने डाले यहाँ पे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। तो अब हमने एक्स्ट्रा डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स डाल दिया और पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया। तो उसके वजह से देखोगे कि अब यहाँ पे न्यू स्टैंड्स जो हैं वो फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे 30 साइकिल्स हुए और 30 साइकिल्स के बाद ऑलमोस्ट 1 बिलियन टाइम ऑफ डीएनए जो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट था उतना डीएनए प्रेजेंट है अब एट द एंड। नेक्स्ट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा होस्ट है या फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम उस होस्ट सेल के अंदर कैसे डालेंगे, वो अब यहाँ पे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हमें एक होस्ट के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है। तो अब हम कैसे कर रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। रिसिपिएंट सेल्स आर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट टू रिसीव टेकअप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। तो जो रिसिपिएंट या फिर होस्ट सेल है उसको हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं। तो हमने कॉम्पिटेंट कैसे बनेगा वो हमने प्रोसेस देखा। पहले हम उसको कैल्शियम से ट्रीट करते हैं, देन हम उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, देन हीट शॉक, देन कोल्ड ट्रीटमेंट। तब उसके बाद वो एक प्रोसीजर होता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे प्रोसेस क्या आते हैं, दूसरा प्रोसेस था जीन गन का या बायोलिस्टिक या फिर माइक्रो इंजेक्शन, वो सब प्रोसीजर थे। If a recombinant DNA bearing gene for resistance to antibiotic is transferred into E. coli cell, the host cell become transformed and ampicillin resistant cell। तो अब क्या है कि अगर हमारा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और एक ई कोलाई था जिसमें हमने PBR 322 देखा था, तो वैसे ही अगर एक ई कोलाई है, अगर वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट पहले नहीं था, अब हमने उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, वो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जो वो कहाँ पे जाके बाइंड कर रहा है, वो उसके डीएनए में जो साइट था फॉर एम्पिसिलिन, मान लो ये एम्पिसिलिन की साइट थी, तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये जाके यहीं पे लाइगेट करेगा। और जब ये यहाँ पे लाइगेट करेगा तो जो हमारा ई कोलाई है वो अब रेसिस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज जो उसकी एक्टिविटी थी एम्पिसिलिन की वो अब यहाँ पे हट जाएगी। तो ये एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट हो जाएगा। मीन्स अगर हम इसके ऊपर एम्पिसिलिन जो हमारा एंटीबायोटिक है वो यूज़ करेंगे तो फिर ये सेल अब मरेगा नहीं। द सेल्स हार्बरिंग clone gene of interest may be grown on small scale in laboratory or on large scale in a bioreactor। अब जो सेल्स है जिनके पास हमारा जीन ऑफ क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट था उनको हम ग्रोन कर सकते हैं,
या तो अगर वो छोटे कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए चाहिए तो हम उसको लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, और अदरवाइज़ अगर लार्ज स्केल में चाहिए तो हम उसको बायोरिएक्टर में करते हैं। बिकॉज बायोरिएक्टर क्या था, ये एक वेसल था जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं हमारे, या फिर एक बहुत ज़्यादा मीडिया प्रेजेंट होता है। और अब हमारे डाउन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमारा पूरा एक स्टेराइल एनवायरनमेंट था और हम एक मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे थे। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस इज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो अब हमारा रियल प्रोडक्ट है उसको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज़, और उसको प्यूरिफाई करके एक एक्चुअल प्रोडक्ट के शेप में उसको लेके आते हैं। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सूटेबल प्रिजर्वेटिव एंड द फॉर्मुलेशन हैज़ टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। तो अब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हमने एक सूटेबल चीज़ में लाना है। मीन्स अब ठीक है, हमारा जो एम्पिसिलिन है वो क्या है, वो एक लिक्विड के फॉर्म में होगा, जो सेल्स होंगे वो या तो सॉलिड के फॉर्म में होंगे। तो बट हमें उसे ड्राइड और एक टैबलेट के फॉर्म में लाना है जो एक ह्यूमन इजीली कंज्यूम करता है, तो उसको ही हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। और ये जो फॉर्मुलेशन है उसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं, और जब ये प्रोडक्ट बन जाता है फाइनली तो उसको बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू जाना पड़ता है, और जब वो क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेसफुल होते हैं तभी वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होता है। जैसे अभी ये वैक्सीन्स बन रही थी, कोरोना की वैक्सीन, तो आपने बहुत सारे न्यूज़ में सुना होगा कि अभी इनकी क्लिनिकल ट्रायल्स होनी है। तो क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है कि जो भी हमने चीज़ फॉर्म की है, हम क्लेम कर रहे हैं कि ठीक है ये कोई डिज़ीज़ है, ये उसके अगेंस्ट, मान लो कि मैंने कोई चीज़ फॉर्म की, एक मेडिसिन फॉर्म की, और मैं क्लेम कर रही हूँ कि ये एड्स के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव है, आपको ये यूज़ करना चाहिए। तो मेरे बोलने से नहीं होगा, उसके लिए बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, 4 स्टेजेस में होते हैं। तो उस मेडिसिन को क्या करेंगे, वो टेस्ट करेंगे कि ठीक है ये सच में है या नहीं। अगर वो सारे स्टेजेस को क्लियर करता है तभी वो जाके मार्केट में सबके लिए अवेलेबल होता है। तो डाउन स्ट्रीमिंग में ये सारे प्रोसेस जो है ये सब किए जाते हैं, जहाँ पे हम क्या करें, जो भी हमारा केमिकल था या जो भी सॉल्यूशन है उसको हम एक मेडिसिन के फॉर्म में, या तो हम उसको अगर इंजेक्शन देना है तो उसको अगर इंजेक्शन देना है तो वो एक लिक्विड जो एक लॉन्गर टाइम के लिए स्टे कर पाए, या कोई स्प्रे है तो वो स्प्रे को हम कैसे चीज़ में स्टोर करेंगे, कैसे कंटेनर में स्टोर करेंगे कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहे और इजीली वेस्ट ना हो। तो ये सब प्रोसेस जो है ये हमारे डाउन स्ट्रीमिंग में आते हैं। लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, और नहीं आई हैं तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपका जो भी डाउट होगा वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँगी। एंड इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं प्लीज़ उनको सॉल्व करना, तभी आपको क्लैरिटी आएगी इस चैप्टर की। अदरवाइज़ आपको सिर्फ पढ़ने से अगेन कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो प्लीज़ सॉल्व द क्वेश्चंस।